नमस्कार, आज आप देश हित का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आप जानते हैं देश की जमीन से 11,734 किलोमीटर दूर है, लेकिन उनकी धमक पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। आपको समझना होगा कि प्रधानमंत्री की अमेरिका में मौजूदगी का दरअसल मतलब क्या है और कैसे भारतीय कूटनीति का परचम विश्व मंच पर लहरा रहा है। इस वक्त हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से अमित प्रकाश भी हैं। चलिए आपको दिखाते हैं आज के देश हित का ये स्पेशल एडिशन। प्रधानमंत्री मोदी बहुत व्यस्त उनका कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकात है। आज की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की तस्वीरें तो आप इस वक्त देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री का ज़बरदस्त वेलकम किया गया जो इंडियन डायस्पोरा है उसके द्वारा। और देखिए इस वक्त हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उन्होंने सीईओ से मुलाकात की है। तो सीईओ से मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं, बहुत अहम वो मुलाकात भी हैं। और साथ ही उनका जो 1-on-1 होना है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, उसके अलावा उन्हें क्वाड की मीटिंग अटेंड करनी है। और फिर सबसे अहम इवेंट जो है उनका वो है यूएनजीए में उनका संबोधन, जिस पर हर किसी की निगाहें हैं कि प्रधानमंत्री यूएनजीए से क्या मैसेज देते हैं। तो ज़बरदस्त वेलकम इंडियन डायस्पोरा द्वारा किया गया प्रधानमंत्री का और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी अमित प्रकाश के पास। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और देश हित का ये स्पेशल एडिशन हम इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से कर रहे हैं, उस जगह से जहां भारत के प्रधानमंत्री जिस होटल में रुके हुए हैं, होटल विलॉर्ड के ठीक सामने से ये स्पेशल एडिशन। यहां से तमाम चीज़ें, तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले उस होटल की तस्वीर देख लीजिए जहां इस वक्त प्रधानमंत्री रुके हुए हैं। और इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूं वहां पीएम मोदी की टॉप कंपनियों के सीईओज के साथ मीटिंग हुई है। पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे से हिंदुस्तान को क्या क्या मिलेगा, पूरी दुनिया की पावर पॉलिटिक्स में किस तरह की चीज़ें होंगी, उसका अंजाम क्या होगा, अगले 48 घंटे में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अलग अलग बैठकें, बायलैटरल टॉक्स और उसके बाद क्वाड की मीटिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये इस वक्त दुनिया की निगाहें हैं इस होटल पे, क्योंकि जो तमाम मीटिंग्स यहाँ हुई हैं टॉप सीईओज के साथ और उसके बाद अब से कुछ देर बाद बैक टू बैक प्रधानमंत्री के बायलैटरल मीटिंग्स हैं अलग अलग स्टेट हेड्स के साथ। पीएम मोदी के अमेरिका आने से पहले ही आप ये सोच लीजिए जो भारत के दुश्मन हैं उनके पसीने छूट चुके हैं और सबसे बुरी हालत चीन, पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ की हुई है। देश हित के स्पेशल एडिशन में हम आपको आज बताएंगे कि आतंकवाद और विस्तारवाद की नीति को ध्वस्त करने के लिए, आतंकवाद और विस्तारवाद की नीति को निस्तनाबूद करने के लिए क्या भारत की नीतियां होंगी, कैसे डिकोड करेगा भारत उसको। और उसके बाद जैसा मैं कह रहा हूं बार बार, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच जहां अब से यहाँ से प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क भी पहुंचेंगे, यूएनजीए से पूरे दुनिया को संबोधित करेंगे, लेकिन आतंकवाद और विस्तारवाद की नीति का जो गठजोड़ है उसको तोड़ने के लिए किस तरीके की पॉलिसीज बनाएंगी, उसको डिकोड करेंगे यहाँ से। और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आगे की बायलैटरल मीटिंग्स जो प्रधानमंत्री की होनी है उसमें किस तरह की बातें, उस मीटिंग के आउटकम्स क्या हैं। सबसे पहले ये पहली खास रिपोर्ट देखिए। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के कदम पड़ने से पहले दुश्मन हो चुका था बेदम। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पड़ोसी जो फुलझड़ियां जलाता घूमता था, तोप से लेकर मिसाइल तक की ताकत दिखाते नहीं थकता था, जल थल नभ में फफकारता है, पूंछ पटकता घूमने वाला ड्रैगन इन दिनों सन्नाटे में है। आज उस चीन को डर जापान से है, खतरा ब्रिटेन से है, दहशत अमेरिका की है और सामने चुनौती न्यूक्लियर पावर सबमरीन वाले ऑस्ट्रेलिया की है। हिंदुस्तान का दूसरा पड़ोसी जो किंग मेकर बना घूमता था,
जिसके प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक अपनी पीठ पर तालिबानियों को लटकाए घूमते थे। आतंकवाद का अब्बाजान इन दिनों भयानक आफत में है। पाकिस्तान भयानक सदमे में है क्योंकि SCO में उसकी दाल नहीं गली, सार्क में उसकी फजीहत हुई और UN में उसकी कोई सुनता नहीं। भारत का एक तीसरा पड़ोसी तालिबान, जिसने लोकतंत्र को लूट इस्लामिक अमीरात बनाने के सपने देखे, जिसने इंसानियत का कब्रिस्तान बनाकर दहशत का महल खड़ा करना चाहा, उसके सपने चकनाचूर होते दिख रहे हैं। वो तालिबान अब नाउम्मीदी के अंधेरे में डूबता जा रहा है क्योंकि तुर्की की तरफदारी किसी काम की नहीं रही। कतर की डिप्लोमेसी डामाडोल हो गई, पाकिस्तान की पैरवी बेकार गई, चीन तक ने UN में जगह नहीं दिलाई, रूस ईरान तो पहले से मुंह फेर चुके हैं। देखिए, हम सबको मालूम है कि यहां के बाद, वॉशिंगटन के बाद प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की 76वीं बैठक को वो संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच होगा। उस मंच से क्या कुछ भारत के प्रधानमंत्री बोलने जा रहे हैं, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन उस महासभा के 76वें बैठक के शुरू होने से पहले वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अलग अलग हलचल है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अलग अलग चीज़ों पे बात हो रही है और सबसे ज़्यादा बात हो रही है तालिबान, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान। ये जो एक गठजोड़ है, इस गठजोड़ पे सबसे ज़्यादा बात हो रही है और इसको लेके भी तमाम हलचलें हैं वहाँ से। भारत के पास 3 अलग अलग मुद्दे हैं। पहला, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ जो हालात पैदा हुए, उस हालात को कैसे टैकल किया जाए और उस हालात में अब जो एक नई चीज़ें, नई रणनीति बनाने की तैयारी है, वो कैसे हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, चीन की चुनौती की काट ढूंढने की कोशिश भारत करेगा, क्योंकि हम लगातार ये बात कहते रहे हैं, चीन की विस्तारवादी नीति पर चर्चा जरूर होगी, चाहे वो क्वाड की मीटिंग हो और उसके बाद UNGA में देखना यह है कि प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलने जा रहे हैं। और तीसरा, कारोबारी रिश्ते जो हैं भारत और अमेरिका के, उसको नई ऊंचाइयां देने पर भी बात होगी। लेकिन इसमें सबसे अहम मुद्दा अब तक जिसमें भारत कामयाब रहा है, वो है दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशनशिप में जो सामरिक महत्व है, जो बिजनेस इंटरेस्ट है, उसको लेके बातचीत नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान को बैठाकर पाकिस्तान ने डबल गेम खेलने की कोशिश की थी। तालिबान को दुनिया की औपचारिक मंजूरी दिलाकर पाकिस्तान अपनी जमीन के साथ एक और मुल्क को आतंकियों की फैक्ट्री के रूप में तब्दील करने वाला था, लेकिन पाकिस्तान की ये कोशिश नाकाम रही। सबसे पहले चीन पाकिस्तान ने शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर तालिबान को एंडोर्स करने की कोशिश की। PM मोदी ने साफ कह दिया कि तालिबान समावेशी नहीं है, जल्दबाजी में पहचान नहीं दी जा सकती। फिर UNGA की साइडलाइंस में एक और कोशिश हुई। पाकिस्तान ने सार्क के मंच पर तालिबान को बैठाने की कोशिश की। सार्क के सारे देश भड़क गए, मीटिंग ही रद्द हो गई। इसके बाद चीन और पाकिस्तान ने UNGA में तालिबान से अर्जी डलवाई। अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को UN में तालिबान का प्रतिनिधि मानने को कहा, लेकिन UN ने अभी तक मंजूरी नहीं दी। UN में चीन कतर कहते रह गए कि तालिबान को मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान बिलखता रह गया कि तालिबान को कबूल कर लो। यहां तक कि तुर्की ने कश्मीर राग भी आलापा, लेकिन इनकी एक नहीं सुनी गई। 27 सितंबर को अफगानिस्तान के पुराने प्रतिनिधि गुलाम अजकजाई ही UNGA में बोलेंगे और ये मोदी पावर का असर है। तालिबान ने ये भी कहा था, ये भी इंडिकेशन दिया था कि वो भारत से ये उम्मीद करता है कि भारत उसको मान्यता दे, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया और इसी के चलते दोनों की, पाकिस्तान और चीन दोनों की ये योजना फेल हो गई। अफगानिस्तान तालिबान जैसे अहम मुद्दे पर अपने दुश्मनों की साजिश और रणनीति को मोदी सरकार ने अभी तक ध्वस्त किया है। हालत यह है कि तालिबान के प्रति नरम रुख अपनाने वाले ईरान को अब तालिबानी सरकार में पाकिस्तानी बदबू आने लगी है। ईरान ने नजर फेर ली है। रूस वेट एंड वॉच की हालत में तो है, लेकिन ताजिकिस्तान की सीमा पर टैंक
हथियार सब तैनात कर रखे हैं। अब तालिबान मुद्दे पर ईरान और रूस भारत के साथ दुशांबे में बैठक भी करने वाले हैं। मतलब ये कि तालिबान को लेकर पाकिस्तान और चीन ने जो भारत विरोधी साजिशें रचनी चाहिए थी, वो अभी तक नाकाम हुई हैं। वॉशिंगटन डीसी से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ही एक और डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से चीन लगातार परेशान हुआ और चीन के होश उड़े हुए हैं। चीन कहां तो एक तरफ क्वाड को लेकर परेशान था, लेकिन अब उसके सिर पे एक नई मुसीबत आ गई है और उस मुसीबत का नाम है ऑकस, यानी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा सैन्य गठबंधन जो एशिया पैसिफिक में चीन के बढ़ते मंसूबों पर नकेल डालने के लिए काफी है। हालांकि भारत इस सैन्य गठबंधन से दूर है, लेकिन ऑकस का वजूद भारत की चिंता कम करने वाला और चीन की चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि एक बात चीन लगातार कहता रहा है, क्वाड को भी लेके ये कहता रहा है कि क्वाड की जरूरत क्या है, क्वाड का भविष्य क्या है। तो अब एक तरफ तो क्वाड है और दूसरी तरफ ऑकस। क्वाड और ऑकस अब दोनों तरफ से चीन को घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पूरे एशिया पैसिफिक के लिए समंदर में ड्रैगन का डेंजर गेम चलता रहता है। कभी वो जापान के आइलैंड्स पर कब्जे की कोशिश में समुद्री ताकत दिखाता है, कभी हिंद महासागर में सर्वे के नाम पर भारत की ताकत और तैनाती की जासूसी करता है, तो कभी मालवाहक जहाजों को सुरक्षा देने के नाम पर भारतीय समुद्री सीमा के आसपास अपनी नेवी घुसाने की कोशिश करता है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र तक चीन की बढ़ती मनमानी और चीन के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए अमेरिका ने अब एक नया मास्टर कार्ड खेल दिया है। अमेरिका ने सैन्य मोर्चे पर एक ज्वाइंट हम कहें कि ज्वाइंट मोर्चे का ऐलान किया है, जिसका नाम है ऑकस। अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया। और ऐसे में ये मोर्चा चीन के बढ़ते वर्चस्व की जो उसकी नीति है उस पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा मिशन होगा। और इस ऑकस के ऐलान के साथ ही अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पनडुब्बी देने का भी ऐलान कर दिया है। अब चीन परेशान है क्योंकि एशिया पैसिफिक में वो जिस ऑस्ट्रेलिया को अब तक डोमिनेट करने की कोशिश करता था, उसके पास भी अब अमेरिका की हल क्लास वाली न्यूक्लियर सबमरीन होगी। वैसी न्यूक्लियर सबमरीन जिसकी मौजूदगी भर से पैसिफिक जोन में चीन की समुद्री मनमानी पर नकेल कसी जा सकेगी। अमेरिका के इस ऑकस गठबंधन को लेकर चीन को ऐसी मिर्ची लगी कि वो अमेरिका पर नए सिरे से शीत युद्ध शुरू करने के आरोप मढ़ने लगा। चाइनीज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि महामारी और आर्थिक मंदी जैसी साझा चुनौतियों से लड़ रहे एशिया पैसिफिक को विकास और रोजगार चाहिए, सबमरीन और बारूद नहीं। ये खुन्नस थी चीन की, जो खुद पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार आतंक परस्त मुल्क को विमान से लेकर मिसाइलें तक की बख्शीश देता रहा है। यही चीन ऑकस के ऐलान के बाद इतना घबराया कि 24 घंटे के अंदर चीन ने कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप नाम के 11 देशों के मंच में घुसने की कोशिश करने लगा, जहां ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स में यह सब कुछ हो रहा था और हिंदुस्तान बिल्कुल बेफिक्र था। वहीं दूसरी तरफ चीन की जो प्रोपेगेंडा मशीनें हैं वो इस बात से हैरान थी कि ऑकस के फॉर्मेशन के बाद भारत परेशान क्यों नहीं है। ऑकस के फॉर्मेशन के बाद क्वाड की मीटिंग का क्वाड का क्या मतलब रह जाता है। और चीन लगातार ये सोच रहा था कि भारत इस बात को लेकर परेशान क्यों नहीं है। लगातार चीन की इस सोच के पीछे मकसद ये था कि भारत ऐतराज उठाए ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स के गठबंधन पर, उनके एक साथ आने पर। लेकिन अब आप ये समझिए कि एक तरफ ऑकस और दूसरी तरफ क्वाड की मीटिंग, भारत के दोनों हाथों में अब लड्डू है। क्योंकि भारत कभी भी इस क्षेत्र में किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहता था
और चीन पर लगाम लगाने के लिए जब एक नया मोर्चा बन गया तो भारत ने क्वाड के मंच का दूसरा इस्तेमाल करने की तरकीब निकाली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने UNGA में साफ कर दिया, क्वाड के मंच पर स्वास्थ्य सुरक्षा, क्लाइमेट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे समसामयिक मुद्दों पर बात होगी। इसमें हाईटेक सेक्टर और स्पेस सेक्टर जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। भारत प्रतिबद्ध नहीं है क्योंकि क्वाड में न सिर्फ रणनीतिक या सैनिक साझेदारी है, बल्कि उसमें तमाम मुद्दों पे और बड़े मुद्दों पे चर्चा हो रही है, जैसे ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कोविड की बात है, सप्लाई चेन की बात है। तो भारत एक बड़े प्लेटफॉर्म वाले, बड़े कैनवास वाले ग्रुप का सदस्य है। भारत ने भी साफ कर दिया है कि कोविड के बाद पहली बार जब पीएम मोदी जो बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन और योशीहिदे सुगा से मिलेंगे तो बातचीत के मुद्दे कोविड वैक्सीन से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक हो सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश हित के स्पेशल बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे कि जिस होटल में प्रधानमंत्री मोदी रुके हैं उस होटल का इतिहास क्या है। और हम लगातार आपसे ये कह रहे हैं, हमारी सबसे विश्वसनीय कवरेज लगातार जारी है वॉशिंगटन से और उसके बाद फिर न्यूयॉर्क से। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और देश हित के स्पेशल एडिशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। रात के 8:30 बजे हैं भारत में और इस वक्त अमेरिका में बजे हैं सुबह के 11 और इस खास बुलेटिन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस जगह जहां मैं मौजूद हूं यहीं रुके हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी होटल में भारत के प्रधानमंत्री रुके हुए हैं और जहां प्रधानमंत्री रुके हैं इस होटल का नाम है द विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल। इस होटल को रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस होटल में अमेरिका के राष्ट्रपति पहले भी रुकते रहे हैं। दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुख जो स्टेट हेड्स आते हैं, अगर वो वॉशिंगटन आते हैं तो ज्यादातर स्टेट हेड्स इसी होटल में रुकते हैं, इसलिए इस होटल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये होटल व्हाइट हाउस से बहुत नजदीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान एयर इंडिया 1 वॉशिंगटन में लैंड हुआ और विमान से उतरने के बाद प्रधानमंत्री सीधा इसी होटल में पहुंचे। इस खूबसूरत इमारत की ऊंचाई से कहीं ऊंचा इसका इतिहास है। इस इमारत की रोशनी से कहीं ज्यादा रोशन इसका वर्तमान है। यह है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी का द विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल, एक ऐसा विश्व प्रसिद्ध होटल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हैं। काफी ऐतिहासिक होटल है। यहाँ पे पहले और भी बड़े नेता आ चुके हैं। अब्राहम लिंकन से प्रधानमंत्री मोदी तक। इसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स का होटल। लिंकन जो यूएस प्रेसिडेंट थे वो अपनी शपथ से पहले इसी होटल में रहे थे। बड़ी बड़ी हस्तियों का पसंदीदा होटल।
वॉशिंगटन का विलार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान एयर इंडिया वन वॉशिंगटन डीसी में एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पर भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे लैंड करता है। अमेरिका की राजधानी में प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत होता है। भारत माता की जय के नारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद भारतीय मूल के लोगों से मिलते हैं। और उसके बाद एंड्रयूज एयरफोर्स बेस से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचता है वॉशिंगटन डीसी के ऐतिहासिक होटल द विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल में। गाड़ी से उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी होटल के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, जहां पहले से मौजूद भारतीय मूल के लोग उनका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री भी इन्हें नमस्ते कहते हैं, खैरियत पूछते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले 24 घंटे तक यानी न्यूयॉर्क जाने से पहले तक यही होटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ठिकाना होगा। इसी होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल सीईओज के साथ मुलाकात की और इसी होटल में वो ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ 1-to-1 मीटिंग भी करेंगे। होटल काफ़ी ऐतिहासिक होटल है और यहाँ पे पहले और भी बड़े नेता आ चुके हैं। इसे कहते हैं, इस होटल का नाम जो है वो तो जो है विलार्ड होटल है, पर इसके अलावा इसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स का होटल, क्योंकि यहाँ पे अक्सर यूएस प्रेसिडेंट आते रहे हैं रेगुलर बेसिस में। लिंकन जो यूएस प्रेसिडेंट थे वो अपनी शपथ से पहले इसी होटल में रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान यानी व्हाइट हाउस विलार्ड होटल से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर है, यानी 5 मिनट में आप पैदल होटल से व्हाइट हाउस और व्हाइट हाउस से होटल आ सकते हैं। व्हाइट हाउस के नजदीक होने की वजह से भी ये होटल अमेरिका के राष्ट्रपति का हॉटस्पॉट रहा है। ये 13 मंजिला होटल है जिसमें कुल 335 कमरे हैं, 243 सिंगल रूम और 92 डबल रूम है। होटल में बड़े से बड़ा समारोह आयोजित किया जा सकता है। इसके लिए करीब 22,000 स्क्वायर फीट की जगह है। होटल के अंदर 19 मीटिंग रूम्स हैं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से लेकर जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा का भी ये पसंदीदा होटल रहा है। Willard Intercontinental, we opened up our doors back in 1818. So over 200 years of actual opening of the hotel, also known as the residence of presidents. We've actually played host to many of the U.S. presidents, but very many very VIP dignitaries, prime ministers, heads of state from all over the world. So it's something that is, our close proximity to the White House that makes it very easy and convenient. We've had presidents such as Abraham Lincoln. जिस जगह पर ये होटल है वो आज से 200 साल पहले खेत हुआ करते थे। वर्ष 1816 में जॉन टायलो ने यहाँ 2 मंजिला इमारत बनाई। साल 1818 से इस इमारत का इस्तेमाल होटल के तौर पर होने लगा। साल 1901 में इसे नए सिरे से बनाया गया। साल 1861 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले अब्राहम लिंकन इसी होटल में कई दिनों तक रुके। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने साल 1963 में अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान जब ऐतिहासिक भाषण दिया था, उस दिन वो इसी होटल में रुके थे। इस घटना की यादें अब भी होटल की दीवारों पर अंकित हैं। Martin Luther King Jr. When he actually was about to give his speech, I Have a Dream speech that's so world renowned. 10 minutes before he walked right on over to the Lincoln
Memorial, where he gave that world-renowned, iconic speech of "I Have a Dream" speech. दुनिया भर के बड़े राजनेता वॉशिंगटन में जब भी आते हैं, ज्यादातर इसी होटल में रुकते हैं। अमेरिकन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, अमेरिकन सिविल वॉर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। वहाँ पे एक प्लेक लगी हुई है, अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा सकें, वो एक तरफ से वो दर्शाती है वो कि क्या रोल प्ले करा था इस होटल में। इसके अलावा जो जापानीज ऑनवॉय थे सबसे पहले जब आए थे वॉशिंगटन में, तो वो यहीं पे रहे थे इस होटल में। इस होटल के अंदर जाएंगे तो इतिहास है। एक तरफ से इस होटल को लिविंग लेजेंड माना जाता है, क्योंकि इसके हर एक पत्थर में आप मान लीजिए इतिहास बसा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज पटेल के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, वॉशिंगटन। आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान एयर इंडिया 1 की काफी चर्चा हो रही है, और वो चर्चा इसलिए कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री का विमान नॉन स्टॉप भारत से उड़ा और उसके बाद सीधा अमेरिका पहुंचा। ये नॉन स्टॉप उड़ान थी। भारत के प्रधानमंत्री के लिए खास तौर पे बने इस एयर इंडिया विमान ने सिर्फ 13 घंटे में 13,500 किलोमीटर की दूरी तय की, और वो भी बिना रुके हुए, बिना थके हुए। इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयर इंडिया 1 सीधे वॉशिंगटन में एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पर उतरा, यानी मंजिल पर पहुंचने से पहले एयर इंडिया 1 कहीं नहीं रुका। भारत का एयर इंडिया 1 अमेरिकी राष्ट्रपति के स्पेशल विमान एयरफोर्स 1 जैसी खूबियों से लैस है। तो जब हम कहते हैं ना दोनों लोकतंत्र और दोनों लोकतंत्र की समानताएं, तो अब उन समानताओं में एक समानता अब दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के आधिकारिक विमान में भी आ गई है। घंटे की उड़ान और करीब 13,500 किलोमीटर का सफर। दिल्ली टू वॉशिंगटन की इस डायरेक्ट फ्लाइट से प्रधानमंत्री ने दशकों से चली आ रही परंपरा को भी तोड़ दिया। अब से पहले जब भी भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर जाते थे तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में स्टॉप ओवर होता था। वहां से विमान में ईंधन भरने के बाद ही फिर अमेरिका के लिए प्रधानमंत्री का कारवां आगे बढ़ता था। ये परंपरा मनमोहन सिंह भी निभाते रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इससे पहले इसी परंपरा को निभाया, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री को लेकर एयर इंडिया 1 विमान दिल्ली से सीधे वॉशिंगटन पहुंचा, और शायद ये इसलिए भी संभव हो पाया क्योंकि पीएम मोदी पहली बार अत्याधुनिक विमान एयर इंडिया 1 से अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। यह खास विमान अक्टूबर 2020 में ही एयर इंडिया के बेड़े में शामिल किया गया है, और इसके आने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। एयर इंडिया 1 को अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष विमान एयरफोर्स 1 की तरह डेवलप किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए तैयार किए गए इस विमान में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है। इस सिस्टम में लगे सेंसर की मदद से पायलट को मिसाइलों पर हमला करने में मदद मिलती है। इस विमान में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर भी है, जो दुश्मन के जीपीएस और ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करता है। इस विमान में डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम है। ये मिसाइल रोधी प्रणाली है जो विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाती है। इस विमान में मिरर बॉल सिस्टम है, यानी विमान के विंग में लगी ये तकनीक विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाती है। इसमें सबसे आधुनिक और सुरक्षित सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा है। एक बार ईंधन भरने पर यह विमान लगातार 17 घंटे तक उड़ान भर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की। इसमें प्रधानमंत्री एयर इंडिया 1 B777 विमान में बैठकर फाइल देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि लंबी उड़ान का मतलब
कागजात और कुछ फाइल काम का अवसर भी होता है। प्रधानमंत्री का विशेष विमान सुरक्षा कारणों की वजह से अफगानिस्तान हवाई रूट से बचते हुए पाकिस्तान के रास्ते अमेरिका पहुंचा। पाकिस्तान एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए ईरान और बाकी देश होते हुए वॉशिंगटन पहुंचा। एयरफोर्स वन में यह भी कहा जाता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग इसकी इन्होंने डिफेंस बनाया है, मटेरियल बॉडी जो है, कि अगर इट कैन विथस्टैंड अ न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन ऑल्सो, यानी कि एक परमाणु एक्सप्लोजन भी अगर हो तो इस एयरक्राफ्ट को और इसके अंदर बैठे जो लोग हैं उनको कुछ नहीं होगा। भारत ने पाकिस्तान से उसके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी, जिसे पाकिस्तान खारिज नहीं कर सका। हालांकि इससे पहले 2 बार ऐसा हो चुका है जब पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान ने जब अपने अमेरिकी यात्रा के लिए उड़ान भरी तो उसने अफगानिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। अमेरिका आने के दौरान माना यह जा रहा है कि अफगानिस्तान में जो हालात हैं, अफगानिस्तान में जो संकट पैदा हुआ, उसकी वजह से यह फैसला लिया गया। इस यात्रा से पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान से पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी थी अमेरिका आने के लिए, जिसके लिए पाकिस्तान ने सहमति दी और उसके बाद प्रधानमंत्री का विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस से होता हुआ अमेरिका पहुंचा। अमित प्रकाश, जी मीडिया, वॉशिंगटन, अमेरिका। तो वर्ल्ड डिप्लोमेसी का पावर सेंटर है ये द विलार्ड होटल, जहां प्रधानमंत्री रुके हुए हैं और अभी सीईओज, तमाम ग्लोबल सीईओज के साथ मीटिंग के बाद अब बायलैटरल टॉक्स शुरू होंगी। और आज पूरे दिन जो अलग अलग द्विपक्षीय वार्ताएं हैं, बायलैटरल टॉक्स हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ, जापान के प्रधानमंत्री के साथ, उन सारी बातचीत के आउटकम्स पर हमारी नजर रहेगी और हम हर एक अपडेट आपको यहां से लगातार पहुंचाते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.